So, good morning, everyone. Uh, well, today's topic for the class is I think what we have discussed in our previous class. Hello, last. All right. So, we have seen the determinants of money supply. Now, the next topic for our discussion is what do you call it? The money supply curve. The shape of money supply curve. Or simply, you can say the money supply curve. जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो मनी सप्लाई कर्व की शेप को लेकर है। ठीक है, और शेप को लेकर होने का मतलब क्या है, लेट अस सी, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। सो द हेडिंग इज मनी सप्लाई कर्व। वेल, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस इंडिकेट्स, तो जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ views, two views, especially there are two views on the shape of money supply curve, because economists disagree about the impact of interest rate on the determinants of money supply। अब ये क्या बात हुई भाई, इसको समझ लेते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, दो तरह की शेप्स बताई जाती हैं मनी सप्लाई कर्व की, कि मनी सप्लाई कर्व की क्या क्या शेप हो सकती है। ठीक है, अब वो शेप दो किस तरह से सॉरी अब वो शेप दो तरह से किस किस वजह से बताई जा रही है कि जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं आप कह लीजिए, या स्कॉलर्स हैं या थिंकर्स हैं, दे हैव देयर डिफरेंट व्यू। अब डिफरेंट व्यू किस चीज़ के बारे में, कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो एक तरीके से मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, क्या इम्पैक्ट पहुंचाता है। कि जो ऊपर हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, उन डिटर्मिनेंट्स को इंटरेस्ट रेट किस वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस वे में उनको एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, ये चीज़ डिटरमाइन करेगी किसको, ये चीज़ इस बात को डिटरमाइन करेगी कि भाई मनी सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मनी सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी। तो अब सवाल है डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो हम पिछली क्लास से 2-3 क्लासों से यही सब कर रहे हैं कि हमें मालूम है डिटर्मिनेंट है CR+1 डिवाइडेड बाय CR+RRD प्लस ERD इनटू में H, और you can say this is the monetary base। अच्छा, कुछ बुक्स या रीडिंग्स आप पढ़ोगे ना, तो उसमें MB भी लिखा होगा। MB मतलब मॉनेटरी बेस का शॉर्ट लिखा, पर उसका मतलब यही होता है H। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं पढ़ो किसी बुक को या रीडिंग्स लो या ख़रीदो जब भी, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है ये पार्ट। तो ये पार्ट है मनी मल्टीप्लायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि भाई इसी बात पर ये एक तरीके का डेविएशन है दो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट में या दो ग्रुप ऑफ थिंकर्स में, कि मनी सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी। तो इनके व्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो मनी सप्लाई है उसकी दो तरह के मनी सप्लाई कर्व बताए गए। ठीक है, एक बताया गया है एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व, और दूसरी तरह का जो बताया गया है वो बताया गया है एंडोजीनियस।
मनी सप्लाई कर, यानी कि एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर और एंडोजीनियस मनी सप्लाई कर। इस तरह से इसको दो मनी सप्लाई कर बताएंगे। एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? हेलो। एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? अपने वीडियो ऑन करो जरा, मैं भी आपकी शक्लें देख लूँ एक बार। मतलब मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को देखे हुए, एक दूसरे का चेहरा पहचान लेते हैं कौन क्या कह रहा है। एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? बता सकते हो आप लोग कोई? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताना शुरू करता हूँ। हैं? देखो, एक्सोजीनियस जो वर्ड होता है, एक्सोजीनियस वर्ड बना है एक्सटर्नल से, जो बाहर से, बाहरी रूप से, यानी कि एक तरीके से आउटसाइड द मॉडल, यू नो कि एक तरीके से एक्सोजीनियस का मतलब हो गया ए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और एंडोजीनियस का मतलब हो गया इंटरनल, यानी कि ये आउटसाइड द सिस्टम, ये विद इन द सिस्टम। इज दैट ओके? ठीक है। तो अब पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व है उसके पीछे क्या सोच है। ठीक है, और उसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है जो क्या कहते हैं कि एक तरीके से एक्सोजीनियस मनी सप्लाई की बात करता है, एक्सोजीनियस मनी सप्लाई की बात करता है। अब एक्सोजीनियस मनी सप्लाई का मतलब हो गया कि जो डिटर्मिनांट है, जो डिटर्मिनांट होगा और यू कैन से डिटरमाइंड बाय आउटसाइड फोर्सेस, यानी कि जब मनी सप्लाई आउटसाइड फोर्सेस से डिटरमाइन हो, ठीक है ना, कि मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, आउटसाइड फोर्सेस से डिटरमाइन हो, तो उस टाइम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक तरीके से एक्सोजीनियस मनी सप्लाई। तो आउटसाइड फोर्सेस का मतलब हो गया वो फोर्सेस जो इस तरह की हों जो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि आउटसाइड फोर्सेस एंड डू नॉट डिपेंड on such variables as इंटरेस्ट रेट, यानी कि जिस टाइम मनी सप्लाई को हम ये मान लें कि वो आउटसाइड द फोर्सेस से डिटरमाइन होंगी और वो एक तरीके की जो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करेंगी, तो उस तरह से क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड ना करने का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है, कि इंटरेस्ट रेट does not, or you can say the do not, that would be more appropriate, right? do not alter do not alter the currency to deposit ratio, that is CR, and the desired excess reserve ratio, that is ER of banks। यानी कि जब इंटरेस्ट रेट ना तो इसको इन्फ्लुएंस करता है, किसको? करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो को, ना इसको इन्फ्लुएंस करता है, तो कहता है उस केस में मनी सप्लाई कर्व जो होगा वो क्या रहेगा? एक्सोजीनियस रहेगा। और उसकी शेप किस तरह की बनेगी? लेट अस सी उसकी शेप के बारे में क्या बोला है और क्यों बोला गया है। Let us see draw and see the shape of
what do you call it, given supply curve. Suppose this is money stock, money stock or money supply you can write. We use the words interchangeably, and on this side there is a interest rate. अब अगर ये ऑटोनॉमियस है इंटरेस्ट रेट का, यानी कि इंटरेस्ट रेट एक्सोजीनियस है, तो सपोज करो शुरू में जो मनी सप्लाई कर्व है वो ये है, लेट अस सपोज दिस इज द मनी सप्लाई कर्व एट ऑल गिवन इंटरेस्ट रेट्स. दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट अफेक्टिंग ईदर ऑफ द थिंग्स. जैसे कि ये मनी सप्लाई है, तो इसमें अगर आप देखोगे CR+1 अपॉन में CR प्लस RRD प्लस ERD इंटू में H, तो इसका मतलब मनी सप्लाई में चेंज होगा तो इन्हीं वजह से. अब इसको ध्यान से आप फिर से समझ लीजिए जो हमने पीछे क्लास में डिस्कस, भाई मनी सप्लाई में जो चेंज होगा वो इन्हीं वजह से होगा ना. तो या तो इसमें चेंज आएगा, या इसमें चेंज आएगा, या इसमें चेंज आएगा, या इसमें चेंज आएगा. अब इनमें से कोई सी भी चीज़ इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, तो इसका मतलब इंटरेस्ट, अगर हम ये मानकर चलते हैं कि इनमें से कोई भी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मनी सप्लाई इनमें बदलाव से बदलेगी तो सही, पर उसकी शेप जो होगी अगेंस्ट, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट, तो वो शेप जो रहेगी वो वर्टिकल सप्लाई कर्व बन जाएगा. ठीक है ना, जैसा हमने बनाया हुआ है. जैसा कि आपने देखा भी होगा कि रियल मनी बैलेंसेस में हमने मनी एंड बैंकिंग में M/P किया था. ये रियल मनी बैलेंसेस थे. हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या कहते हैं कि वर्टिकली शेप्ड एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर्व हो गया. अब ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज इसमें हो सकता है. ये ऑटोनॉमियस हो गया, यानी कि ये जो है मनी सप्लाई, ये एक तरीके से ऑटोनॉमियस होगी, ऑटोनॉमियस ऑफ इंटरेस्ट रेट. यानी कि इंटरेस्ट रेट के बदलाव का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो, अगर आप ध्यान से देखो कि सपोज कर लेते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट इतना है I0, तब भी मनी सप्लाई इस A पॉइंट के अकॉर्डिंगली इतनी है MS, है ना. और जब मान लीजिए एक तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया I1, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भी इसकी मनी सप्लाई इस B पॉइंट पर उतनी है MS. और इंटरेस्ट रेट एक तरीके से कम हो गया यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो I2, तो भी जो C पॉइंट पे तो भी मनी सप्लाई इतनी है. इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज नॉट अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी. इज दैट ओके? हेलो हेलो, हाँ बेटे समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैं? कोई सवाल पूछना है किसी ने? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप लोग? हेलो, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट से कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी शेप होगी वर्टिकल. अब देखते हैं, अगर ये वर्टिकल शेप है तो क्या ऑटोनॉमियस ऑफ इंटरेस्ट रेट होने का मतलब ये है कि मनी सप्लाई कभी बदलेगी नहीं? आंसर इज नो. मनी सप्लाई बदल सकती है. ये कर राइट को भी शिफ्ट कर सकता है, ये कर लेफ्ट को भी, यानी कि राइट में भी शिफ्ट कर सकता है ये, और लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है. अब वो हम देख लेते हैं किन रीजन से वो राइट में शिफ्ट करेगा और किन रीजन से वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा. इज दैट ओके? आराम से बोलो भाई, डांट क्यों रहे हो? इतनी तेज होके बोल दिया आपने. चलिए इसको यहां बनाकर देख लेते हैं. ये मनी स्टॉक हो गया. सपोज करो इनिशियली ये मनी सप्लाई कर रहा है, इनिशियली ये मनी सप्लाई कर रहा है. लेट इट बी. अब इस मनी सप्लाई कर पर ये चीज़ है MS0 मनी स्टॉक.
ठीक है, MS0 या मैं सिर्फ M भी लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर भी MS लिखा है यहाँ पे, M0 मैंने लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये हमने लिखा कि भाई ये है। अब सपोज करो कि मनी सप्लाई में इंटरेस्ट रेट से चेंज नहीं हो सकता, इस बात को तो मान गए हम, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनमें चेंज होगा, इनमें से किसी भी वेरिएबल में चेंज होगा तो चेंज नहीं होगा, ये थोड़ी है इसका मतलब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर H या हम MB लिख दें, MB मैंने इसलिए किया मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो मनी सप्लाई राइट को शिफ्ट करेगा नहीं करेगा? प्लीज टेल मी। यस भाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मॉनेटरी बेस बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई का राइट को शिफ्ट करेगा नहीं करेगा? प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो। ये हमने पीछे देखा है कि H बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रही है, ये हमने पीछे देखा न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में पिछली क्लासेस में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए करेंसी टू डिपॉजिट रेशो अगर कम होती है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अगर कम होती है, और एक्सेस रिजर्व रेशो जो होती है कम होती है, तो ये सब वेरिएबल्स यानी कि मॉनेटरी बेस के बढ़ने पर और इन सब वेरिएबल्स के कम होने से जो मनी सप्लाई कर्व है वो राइट को शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इनमें से कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इज दैट ओके? अब जब इनमें से कोई भी वेरिएबल अगर इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, स्पेशली जो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो है और जो एक्सेस रिजर्व रेशो है, क्योंकि इन्हीं दोनों में हमने देखा था जो कि इंटरेस्ट, जब हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई किए हैं तो हमने किया था ना बैंकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड पब्लिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। यस प्लीज, हेलो, टेल मी द आंसर। यस, ठीक है ना, हमने किया था ना, तो उस टाइम हमने देखा था तो इंटरेस्ट रेट को हमने दोनों जगह देखा था। किस जगह देखा था कि एक तरीके से जो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल भी इंटरेस्ट रेट को कंसीडर कर रहा था पब्लिक, और जो बैंक था वो भी इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रख रहा था अपनी एक्सेस रिजर्व रेशो को डिसाइड करने में, और पब्लिक रख रही थी अपनी करेंसी टू डिपॉजिट रेशो को एक्सरसाइज करने में। इजंट इट? वो दोनों इस चीज का ध्यान रख रहे थे इंटरेस्ट रेट का। पर अगर हम ये देख रहे हैं, अगर हम ये मानकर चलते हैं इस ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, ये चीजें इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनका कम होना या बढ़ना इसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है। अब इनका अगर इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई का इनके कम या ज्यादा होने पर वर्टिकल रहेगा और वो शिफ्ट हो जाएगा किधर? राइट को शिफ्ट हो जाएगा, अगर इनमें इस तरह का चेंज आएगा तो। इसमें कोई डाउट, कोई सवाल पूछना चाहता है तो कोई पूछ सकता है। हेलो, क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, इसी तरीके से इसका अपोजिट हम देख लेते हैं कि भाई अगर मान लीजिए एक तरीके से इन सब वेरिएबल्स में अगर अपोजिट चेंज होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट नहीं बदल रहा है, इंटरेस्ट रेट उतना ही है, इंटरेस्ट रेट उतना ही है, पर मनी सप्लाई कर लेफ्ट को शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर H या MB मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी कम हो जाए। ठीक है, और या फिर क्या हो जाए, CR, RRD, ERD यहाँ घट रहे थे तो यहाँ क्या हो जाए, बढ़ जाए। कि इंटरेस्ट रेट पे अगर ये डिपेंड नहीं करते और ये है तो ये इधर राइट को शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हम ये मानकर चले हैं, पीछे हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। लेट मी यूज सम अदर कलर, यू नो आई एम बोर ऑफ यूजिंग दिस ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट इन सब में से दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। किसको? एक तो CR को, अभी ऊपर मैंने बताया, एक एक्सेस टू रिजर्व रेशो को, एक तो CR को, और ये CR है, ये CRD नहीं है, CR को, और एक ये एक्सेस रिजर्व रेशो को। यस और नो?
सीआर को क्यों करता है? क्योंकि ये पब्लिक डिटरमाइन करती है, तो पब्लिक अपना डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, इसलिए ये डिटरमाइन होते हैं। और आरआर को क्यों करती है? क्योंकि बैंक भी इंटरेस्ट रेट पर बोरोइंग और लैंडिंग करता है, तो इसलिए वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि एक्सेस रिजर्वेशन मुझे। तो इंटरेस्ट रेट जो है सिर्फ इन्हीं दो वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर एक्सोजीनियस मनी सप्लाई में विश्वास करने वाले इकोनॉमिस्ट या उसको प्रोपाउंड करने वाले या उसको एडवोकेट करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ना तो सीआरआर ना ईआर, दोनों में से कुछ भी चीज़ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती है, इंटरेस्ट रेट इनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो ये मानकर चल रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसलिए मनी सप्लाई कर कैसा बन गया? वर्टिकल शेप उसकी हो गई। और वर्टिकल शेप होने का मतलब ये नहीं है वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है, राइट में भी चेंज हो सकता है, लेफ्ट में भी, क्योंकि इनमें चेंज इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं हो रहा, पर किसी और वजह से तो हो सकता है। यस और नो? हेलो हेलो, अरे भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म, कोई सवाल पूछना चाहता है आप में से कोई, जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड, जितना अब तक आज हमने कवर किया टॉपिक, उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो आप में से? कोई चाहता है कोई सवाल पूछ? अरे भाई हाँ या ना का जवाब जल्दी दे दिया करो, क्यों टीचर को इतना वेट कराते हो? अगर पूछना है तो यस बोलो, नहीं पूछना तो नो बोलो। समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को जो करा रहा हूँ? ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक तरीके का एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है एंडोजीनियस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एंडोजीनियस, व्हाट डू यू कॉल इट, मनी सप्लाई। एंडोजीनियस मनी सप्लाई का वेल, एंडोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि जो डिटर्मिनेंट्स है ऑफ मनी सप्लाई, that is CR and ERD, are endogenous। endogenous मतलब क्या हो गया? and depends on economic variables, like interest rate। ठीक है, क्या है कि एक तरीके से ये जो एंडोजीनियस, जो इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री एक तरीके से इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं या इस तरह के व्यूज़ को एडवोकेट करते हैं या प्रोपाउंड करते हैं कि जो मनी सप्लाई कर्व है वो एंडोजीनियस होगा, तो वो ये मानकर चलते हैं कि ये जो दो डिटर्मिनेंट हैं किस चीज़ के, इंटरेस्ट मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले, ये दोनों जो हैं ये एंडोजीनियस है नेचर में। एंडोजीनियस मतलब इंटरनली डिटरमाइंड, जीनियस है नेचर में, और ये डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज होगा तो इनमें चेंज आएगा, ऐसा मानकर चलते हैं एंडोजीनियस। एक तरीके से क्या कहते हैं कि एंडोजीनियस मनी सप्लाई को प्रोपाउंड करने वाले इकोनॉमिस्ट। इज दैट ओके? तो अगर ये इस तरह का है, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करते हैं, तो फिर मनी सप्लाई का कर्व की शेप कैसी बनेगी? लेट अस सी दैट।
this would be the shape of money supply curve. Suppose this is MS0. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ जी। तो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड सा हो रखा है, ये तीसरे दिन हो जाता है यार, करूँ क्या, मैं इससे बड़ा परेशान चल रहा हूँ। तो अब जब हमने ये मान लिया कि भाई इस तरह की शेप बनेगी, अब सवाल है इस तरह की शेप बनने का मतलब क्या हुआ, है ना? तो इसका मतलब होगा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से ये चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट में ये चेंज होने से चेंज होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो अब मुझे एक बात बताइए कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो है और जो एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो है, ये दोनों ही इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होगा। इंटरेस्ट रेट इन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। किस तरह का रिलेशन हमने पढ़ा था, बताओ जरा। हाँ हाँ, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो कम हो जाएगी। इज दैट ओके? यही था ना? और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो बढ़ जाएगी, यानी कि नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन है इनके बीच में। यस और नो? और ERD का क्या था, बताओ जरा फटाफट। यस, शाबाश। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सेस क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑन, वो था इंटरेस्ट रेट बोरोड फंड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक लैंड करता है। बात समझ में आ रही है? इसके साथ तो इसका नेगेटिव रिलेशन था ना भाई। अगर जिस, हेलो हेलो, देखो दो तरह के इंटरेस्ट। हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ पलक, बोलो। हाँ, शाबाश शाबाश, यही बात मैं कह रहा था कि जो वो पॉजिटिव रिलेशन है वो बोरोड रिजर्व्स के साथ है, ना कि एक तरीके से लैंडिंग इंटरेस्ट रेट के साथ। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पैसे को एज अ एक्सेस रिजर्व अपने पास रखने की बजाय वो उसको लैंड करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कि अगर वो अपने पास रखेंगे तो जितना इंटरेस्ट वो कमा सकते हैं उतना वो नहीं कमा सकेंगे। यस और नो? हेलो हेलो, ठीक है। तो अब सपोज करो कि इकोनॉमी, अब देखो ये कर्व तो हमने बना दिया, पर इकोनॉमी हमेशा पूरे के पूरे कर्व पे तो होगी नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही पॉइंट पर होगी ना। सपोज करो ये ए पॉइंट पर थी इकोनॉमी, लेट अस अज्यूम, एंड लेट मी चेंज द कलर। ये ए पॉइंट पर थी कि जब इकोनॉमी ए पॉइंट पर है तो इंटरेस्ट रेट है I0 और एक तरीके से मनी सप्लाई है M0। इज दैट ओके? और मनी स्टॉक है M0। इज दैट ओके? हेलो हेलो। तो अब अगर मान लीजिए एक तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है I1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, CR घटा होगा। यस और नो? एंड ER घटा होगा। प्लीज पार्टिसिपेट। यस और नो? इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और ये दोनों चीजें घटी होंगी। तो ये दोनों चीजें जब घटती है तो मनी सप्लाई बढ़ती है या घटती है, बताइए मुझे। बढ़ती है ना? तो ये देखो ये बढ़ी तो रही है यहाँ से, कि यहाँ से ये बढ़कर इस तरह से यहाँ चली गई। इज दैट ओके? हेलो, है समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? अरे भाई मैं ही बोले जा रहा हूँ, गायब तो नहीं हो गए दाएं बाएं, चाय वाय पीने चले गए हो कि सर को दिख तो नहीं रहा कि चाय पी आते हैं इतने, हैं? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो ये एक तरीके से
इंटरेस्ट रेट ने इसको बढ़ा दिया मनी सप्लाई के, क्योंकि इनमें कमी आ गई। अब इसी तरह इसका दूसरी तरफ से देख लेते हैं कि सपोज करो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, I1 हुआ, तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ये इस पॉइंट पर है, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट टू बी B, और ये B पॉइंट है और यहाँ पर ये है एक तरीके से M2 B पॉइंट पर। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब क्या है, CR का इंक्रीज होना या ERD का इंक्रीज होना। तो अब CR और ER दोनों इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई घटेगी या बढ़ेगी, बताइए। हेलो, मनी सप्लाई कम हो जाएगी ना, ठीक है ना, इकोनॉमी में। तो यानी कि ये इस तरफ मूव कर जाएगी मनी स्टॉक, ठीक है, और ये मूवमेंट इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंडोजीनियस मनी सप्लाई के केस में द रेट ऑफ इंटरेस्ट or you can write interest rate, whatever the way you want to write, the rate of interest or interest rate causes movement along money supply curve, and the money supply curve is positively sloped. Is that okay? कि इस केस में जो एंडोजीनियस है तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट में चेंज कॉज करेगा किसका, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व की। एक ही सप्लाई कर्व पर हम ऊपर को भी मूव कर सकते हैं, नीचे को भी मूव कर सकते हैं। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। तो ये तो हुई मूवमेंट। अब सवाल है कि क्या ये शिफ्ट हो सकता है। अब हमें देखना है कि ये शिफ्ट किस वजह से होगा। क्या कोई ऐसे रीजंस हैं, क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें शिफ्ट को कॉज करते हो। तो लेट अस सी दैट, लेट अस ट्राई एंड लुक एट द फैक्टर्स। इज दैट ओके? बेटे किसी ने कोई सवाल पूछना है जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड? हेलो, ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं पूछना तो इसका मतलब हो गया अब हम एक तरीके से इसमें देखते हैं कि इसको शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं देखने की। This is interest rate. Well, this is stock of money once again, and let's have a positively sloped money supply curve as per the endogenous the propounder of the endogenous money supply curve, which thinks that the money supply curve is endogenous, that is make a positively sloped money supply curve. Now look at the equation of money supply. You know, the equation is, again I am writing the same equation as we have written earlier. So this is the equation, you know. Now look, अब तक हमने क्या देखा? We have seen that there are two things that can be influenced by the interest rate. One is this one, another one is this one. Now what remains is, what does this mean? This means this factor and this factor are not influenced by change in interest rate. yes or no? इसका मतलब हो गया कि जो मनी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं उनमें सिर्फ CR और ERD, ये हमने अभी ऊपर देखा है ना, ये अभी यही तो किया, अभी हमने क्या किया, और ERD, ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये वो फैक्टर्स है जिनको इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, है ना। अरे भाई समझ में आई है ये बात? हेलो, अब अगर ये ऐसे फैक्टर है जिनको इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्या इसका मतलब ये है कि इनमें चेंज ही नहीं होगा? मुझे बताइए जरा, अब तक जितना मैंने पढ़ाया क्या
के बेसिस पर आप ये कहेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट इन्हें नहीं बदल रहा है, इंटरेस्ट रेट इनमें चेंज नहीं ला रहा है, किसमें, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो में और हाई पावर्ड मनी में, यानी कि मॉनेटरी बेस में, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कोई बदलाव नहीं, इंटरेस्ट रेट के कारण इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हम ये अज्यूम कर कर चलते हैं कि इनमें चेंज कभी भी नहीं होगा? हेलो हेलो प्लीज, है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन डिसाइड करता है? इन दोनों को कौन डिसाइड करता है? यस, वेरी गुड वेरी गुड, सेंट्रल बैंक। कि एक इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया मुझे मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो वो इनको बढ़ा देगा, घटा देगा, जैसे भी उसने करना है, जिस भी तरह का चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल बैंक के डिसीजन से अब मनी सप्लाई कर शिफ्ट कर जाएगा राइट को या लेफ्ट को। इज दैट ओके? हेलो, सपोज करो यही इंटरेस्ट रेट था, यही इंटरेस्ट रेट था I0 और मनी स्टॉक ये था इकोनॉमी में M0। अब इकोनॉमी थी A पॉइंट पर। अब ऐसे इंटरेस्ट रेट यही रहा, इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं आया, पर सेंट्रल बैंक ने H को इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल बैंक ने हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस को बढ़ा दिया। तो जैसे ही मॉनेटरी बेस को बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी फॉर श्योर, यस और नो? ये पॉइंट A पॉइंट यहाँ पर ये B पॉइंट बन जाएगा, और इस B पॉइंट से ऐसे ही ये जितने भी ये पॉइंट हैं सारे राइट को शिफ्ट कर जाएंगे कर्व के। हेलो, यस और नो? और ये B पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा राइट को, यानी कि ये हो गया MS1, एक नया मनी सप्लाई कर राइट को शिफ्ट कर गया, जो कि मनी स्टॉक बता रहा है M1 एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। देयर इज नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इज द सेम, but the money supply is being shifted to the right. The reason being there is increase in H, either there is increase in H or there is decrease in required reserve ratio। क्योंकि हम जानते हैं ना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अगर कम होगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, यस और नो? ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है एग्जांपल के साथ। प्लीज पार्टिसिपेट। ये हमने देखा अपनी प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक्वायर्ड, अब मुझे कौन बताएगा, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कम होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, बैंक के पास फंड्स ज़्यादा अवेलेबल है लैंड करने के लिए, वो ज़्यादा करेगा। इसलिए रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो के कम होने से या H के बढ़ने से, इनमें से कोई भी एक चेंज होगा तो मनी सप्लाई कर राइट को शिफ्ट कर जाएगा। अब ऐसे ही लेफ्ट को देख लीजिए कि गिवन इंटरेस्ट रेट पर सपोज करो H को घटा दिया, बढ़ाने की बजाय घटा दिया, तो ये A पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा C पॉइंट पर और मनी सप्लाई कर लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज MS2, ये लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा। Well, let us mark it as 0.2। अब जब ये लेफ्ट को शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H है, H में कमी आई है या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना? कि या तो H को घटाया गया है सेंट्रल बैंक द्वारा या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को इंक्रीज किया गया है, तो ही ये मनी सप्लाई कर लेफ्ट या राइट को शिफ्ट करेगा। इज दैट ओके? हेलो हेलो हेलो, अरे भाई आप सब लोग साथ में हो क्या? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज स्पीक आउट। हाँ हाँ बेटे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पढ़ाया है, जो समझाया है, ये आ रही है बात समझ में? हेलो, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तरह के, अब देखो इसमें थोड़ा सा एक आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं खुद ही बता देता हूँ कि जो एंडोजीनियस है उसमें तो हमने मूवमेंट अलोंग भी देखा और शिफ्टिंग, यानी कि जो H और ये है, ये दोनों क्या हो गए, शिफ्टिंग पैरामीटर, RRD and H, or you can say the monetary base, whatever the symbol you will use, or you can say the letter you are using for this।
ये दोनों क्या है, शिफ्टिंग पैरामीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग पैरामीटर्स, क्योंकि ये शिफ्ट कॉज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या था, वहां पर हम देखते हैं क्या है कि इसमें एंडोजीनियस मनी सप्लाई में, एंडोजीनियस मनी सप्लाई के केस में सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं जो शिफ्ट को कॉज कर रहे हैं, मनी सप्लाई में शिफ्ट को कॉज कर रहे हैं। और जो और एक वेरिएबल ऐसा है जो कि उसमें मूवमेंट अलोंग कॉज कर रहा है, मतलब कि बाकी वेरिएबल ऐसे हैं जो मूवमेंट अलोंग कॉज कर रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो और एक्सेस रिजर्व रेशो, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो मूवमेंट अलोंग मनी सप्लाई कर कॉज कर रहे हैं। और सिर्फ ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो शिफ्ट इन मनी सप्लाई कॉज कर रहे हैं। किस केस में, किस केस में, एंडोजीनियस मनी सप्लाई के केस में। बट अगर इसका हम उल्टा देखें, जो एक्सोजीनियस मनी सप्लाई कर हमने पढ़ा है कि इसमें मूवमेंट अलोंग तो हो ही नहीं रही है, मूवमेंट अलोंग मनी सप्लाई कर तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि मनी सप्लाई कर तो यही है पूरा का पूरा एज इट इज, मूवमेंट नहीं हो रही है। इसमें शिफ्ट, तो इसमें क्या हो गया कि ऑल द फैक्टर्स आर शिफ्टिंग पैरामीटर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं दे ऑल आर शिफ्टिंग पैरामीटर्स। That means none of these variables will cause a movement along exogenous money supply. All these variables will cause the shift in exogenous money supply. Is that okay? Hello? बेटे समझ में आया है आप लोगों को? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है? आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।